हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरुवानी है और आज हम जा रहे हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने और वो चैप्टर है विद्युत रसायन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन नाम से ले दे के नहीं लगता इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिश्ता बताने वाले हो। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। तो रिलेशन क्यों बता रहे हो? क्योंकि बिना इसके तो फिर लाइफ पॉसिबल ही नहीं। अब तुम कहोगे लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना। लेकिन आज के ज़माने की बात करूँ तो लाइफ पॉसिबल नहीं है बिना लाइट के। बिना लाइट के क्या कर लोगे? कौन सा मोबाइल चला लोगे, इंटरनेट चला लोगे, गूगल देख लोगे, यूट्यूब देख लोगे? पॉसिबल नहीं है ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटा भी अगर पावर कट हो जाता है तो हम ऑल्टरनेट सोर्स देख लेते हैं, भाई जनरेटर लगा दो, इन्वर्टर लगा दो, सोलर पैनल लगा दो, कुछ तो कर लो, बट लाइट तो दो। बिना लाइट कैसे चले? तो बेसिक नीड है। जैसे कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान तो चलो वो तो है ही, है ना, नहीं भी हो तो काम चला लेंगे एक बार, लेकिन बिना बिजली हम काम नहीं चला सकते। बिना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा काम खराब हो जाएगा, है ना। तो ले दे के आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको लगे चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो फिर आप केमिस्ट्री में क्यों लिया है? तो बच्चे फिजिक्स में तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, है ना। फिजिक्स पढ़ेंगे, हाँ भाई ये बल्ब जलाना है, ये सर्किट कंप्लीट करना है, सर्किट का एक्सपेरिमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन कर दो। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करेंगे, बिजली पैदा करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है, उसी से, है ना, उसी ब्रांच को जहाँ आप ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सीधा सेल पे नहीं पहुंच जाएंगे, है ना। ये सेल है, ऐसा है नहीं, सेल बनाना सीखेंगे और ऐसा सेल जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करके दे। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर एक एक लेक्चर को ध्यान से पढ़ोगे, साथ साथ में नोट्स बनाओगे, तो इतने सारे की पॉइंट्स है कि तुम्हारा IIT तक के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। 12th और नीट की तो बात ही छोड़ दो, जेई तक के क्वेश्चन तुम्हारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो डे 1 से बनना शुरू होंगे, तो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, फास्ट फॉरवर्ड में नहीं भागेंगे, है ना। और नोट्स बनाएंगे बच्चों, बेस्ट नोट्स होते हैं अपने हाथ से लिखे हुए, ठीक है। तो नोट साथ साथ में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि बच्चों विद्युत रसायन। अब जैसे कि मैंने इस नाम को डिवाइड कर दिया, विद्युत और रसायन, तो बच्चों विद्युत मतलब विद्युत ऊर्जा और रसायन मतलब रसायन ऊर्जा, रासायनिक एनर्जी। यानी मैं यहाँ बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप कहेंगे अच्छा एक तो आप कह रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। एक तो मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा मैं बात कर रही हूँ रासायनिक ऊर्जा, यानी कि मैं बात कर रही हूँ केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी या रसायन ऊर्जा ही लिख देते हैं। चलो अब बच्चों मुझे क्या करना है, इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में क्या संबंध है ना। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है, और मैं इन दोनों तरह की एनर्जी को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। इस चीज को अगर मुझे पढ़ना है मतलब मुझे विद्युत रसायन पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? विद्युत रसायन, विद्युत मतलब विद्युत ऊर्जा, रसायन मतलब रासायनिक ऊर्जा। तो बच्चों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा के मध्य क्या पढ़ना है, तो हम कहेंगे संबंध। इन दोनों तरह की एनर्जीज के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, और हम इन दोनों को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों संबंध और अंतर परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। रिलेशन एंड इंटर कन्वर्जन को अगर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसे हम कहते हैं विद्युत रसायन, ठीक है। क्लियर? तो बच्चों अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आरबीएससी बोर्ड है ना, तो सब में सवाल आ सकता है कि भाई विद्युत रसायन क्या है। बाकी की बातें तो बाद में कर लेंगे, पहले सिर्फ ये बता दो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको बताना है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी
विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे में बदल जाएंगी। अगर हम इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात क्लियर? अब तुम्हें लगता है ऐसा कैसे? तो मुझे एक चीज़ बताओ कि बहुत सारे बच्चों के खिलौने हैं आजकल, आप देखते हैं कि वो चलते हैं आपके बैटरी से, है ना। टीवी ऑन ऑफ करते हो रिमोट से, और रिमोट चल रहा है सेल से, है ना। घड़ी चल रही है तो आपका कोई सेल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, चलो एक सिंपल रिमोट का एग्जाम्पल ले, तो रिमोट में तुमने सेल डाला, सेल से तुमने क्या किया, टीवी ऑन ऑफ कर दिया, रिमोट में छोटी सी लाइट है वो भी बार बार लग रही है ना। या आजकल जो बल्ब्स आते हैं, लाइट चली जाती है फिर भी आपको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे देते, तो बैटरीज होती है ना। या फिर मैं कहती हूँ कि है ना, जैसे मान लो आपके पास रेडियो है ना, उसमें बैटरी डाल दो और रेडियो आपका चलने लग जाएगा। तो बच्चों बैटरी यानी कि सेल, बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ सेल, बेसिक चीज़ तो मैं कह दूंगी भाई सेल, है ना। अब मुझे बताओ सेल के अंदर क्या है, तो हम कहेंगे अगर सेल को कभी तोड़ के देखा है तो काला काला पानी निकलता है, केमिकल्स भरे होते, रासायनिक पदार्थ भरे होते। और रासायनिक पदार्थ ऐसा क्या कर रहे हैं कि तुम्हें बिजली मिल रही है, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना। तो जो आपने रिमोट में सेल डाला है वो आपका है ड्राई सेल, शुष्क सेल, ठीक है। अगर आपने घड़ी में, हैंड वॉच में, रिस्ट वॉच में जो सेल डाला है वो है बटन सेल, मरकरी सेल, ठीक है। तो डिफरेंट वैरायटी है हमारे पास, लेक्लांसी सेल भी है, सीसा संचायक सेल भी है, शुष्क सेल भी है, मरकरी सेल भी है, निकल कैडमियम सेल भी है। और ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातें ही कर रहे हैं, सेल हमारे पास फ्यूल सेल भी है, ईंधन सेल भी है, कि अगर तुम्हें यहाँ से स्पेस में जाना है ना, अगर आपको अंतरिक्ष यान में बैठना है तो वहाँ पे भी जो बैटरी है ना वो भी हम बनाएंगे। तो तुम सोचो, बिल्कुल इतने से सेल से लेके बड़े बड़े सेल्स हम डिज़ाइन कर लेंगे, हम अपने केमिकल्स को इस तरह से रिएक्ट करवाएंगे, है ना। रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया इस तरह से करानी है कि रासायनिक ऊर्जा बदल जाए किसमें, तो हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा में, है ना। हम बिजली बनाते हैं, लोग बिजली का यूज़ करते हैं, वो अलग चीज़ है। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? विद्युत रसायन कितना इंपॉर्टेंट है, जितनी तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। अभी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होगी तो खट चार्ज लगानी पड़ेगी, है ना। एकदम यूँ तड़प जाते हो, अरे मेरी बैटरी कम है, बैटरी कम है। अरे यार बॉडी की बैटरी थोड़ा कम है, मोबाइल की बैटरी कम है, लेकिन है ना हम उस माहौल में जी रहे कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमें ऐसा लगता है सब कुछ अंधकार है कि नहीं। दिन में सनलाइट आती है, तो अब तो ये चल रहा है कि इस सन की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी में बदल दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाहिए। सनसेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर क्या करेंगे, है ना। तो हम इस एनर्जी को भी कन्वर्ट कर दें। तो आपने देखा है जगह जगह सोलर पैनल्स आजकल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इवन अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा, है ना, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा है भाई, गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें विद्युत रसायन का मतलब समझ में आ गया। कोई बोले विद्युत रसायन तो तुम कहोगे विद्युत मतलब विद्युत ऊर्जा, रसायन मतलब रासायनिक ऊर्जा। दोनों तरह की एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताना है, अंतर परिवर्तन बताना है कि भाई ये इसमें कैसे बदलेगी, और उल्टा भी कर लेंगे बहुत बार, है ना। इन्वर्टर का काम क्या है, तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलेगी, इंटर कन्वर्ट कैसे होगी, उसे हम बोलेंगे विद्युत रसायन, ठीक है। अब अभी इतनी बात भी समझ में आ गई कि चलो विद्युत रसायन तो ठीक है, ये काम करने के लिए मुझे चाहिए सेल, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। हाँ भैया हम ये सब कर तो लेंगे, लेकिन बेसिक यूनिट है ना किसके थ्रू करेंगे, तो हम कहेंगे सेल। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आता है बच्चों आपके पास, वो आता है सेल क्या है। तो देखो, सेल एक फिजिकल डिवाइस है, एक भौतिक युक्ति है जो क्या करती है, तो बच्चों वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और उल्टा इन्वर्टर क्या करता है, जब तुम्हें बिजली चाहिए जब तो दे देगा, है ना। तो बच्चों तुम्हें जब बिजली चाहिए तो वो अपनी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए तो वो तुम्हारे घर से इलेक्ट्रिसिटी चुरा लेता है, खुद चार्ज हो जाता है ना। यानी आपसे विद्युत ऊर्जा लेके उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ऐसा काम करने वाली फिजिकल डिवाइस, है ना, मशीन जो है, भौतिक युक्ति जो है, उसे कहेंगे सेल। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों सेल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। एक है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे भी सेल जो है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो बच्चों पहला है विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल,
है ना। और दूसरा तो हम कहेंगे दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हो सकता है कुछ बुक्स में तुम्हें मिले कि विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, और इनके दो नाम और है बच्चों। साइंटिस्ट था वोल्टा, तो उसके नाम से बना दिया वोल्टेइक सेल। ठीक है, और एक था एल गैल्वेनी, तो उसके नाम को सेल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके नाम के आधार पे हमने नाम रख दिया गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो भाई सेल दो प्रकार के हुए, विद्युत रासायनिक और विद्युत अपघटनी। अब विद्युत रासायनिक क्या, तो बच्चों विद्युत रासायनिक नाम का उल्टा, नाम से लग रहा है विद्युत रसायन में कन्वर्ट होगा, नहीं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार के सेल को हम नाम देंगे विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जो रिमोट में मैंने सेल लगा दिया है ना, जो बैटरी मैंने लगा दी बच्चों के खिलौने चलाने के लिए, या फिर मैंने गाने सुनने के लिए रेडियो में जो मैंने सेल डाल दिए मोटे मोटे, है ना, वो सारे के सारे क्या है, विद्युत रासायनिक सेल, जो अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। तो बच्चों विद्युत अपघटनी नाम से क्या लगा, तो मुझे लगा अच्छा विद्युत अपघटनी मतलब विद्युत अपघटन होता होगा, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। अब विद्युत अपघटन कैसे होगा, तो हम कहेंगे विद्युत अपघटन क्या, एक लवण ले लेते है ना, या विद्युत अपघट्य ले लेते। विद्युत अपघट्य समझते हो ना, जिसमें करंट आ सकता है। ठीक है, तो जिसमें करंट आए वो विद्युत अपघट्य, यानी पानी में नमक मिला दो तो विद्युत अपघट्य, ग्लूकोज मिला दे, ग्लूकोज मिला दे नहीं, है ना, ग्लूकोज मिलाओगे तो करंट कहाँ से आएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, पानी में जाएगा तो तुम्हें कौन से आयंस मिले, है ना, ऐसे तो यानी ग्लूकोज चल रहा है, आयन चलते हैं, अणु थोड़े में चलते हैं। तो हम कहेंगे नहीं भैया, पानी में ग्लूकोज नहीं मिलाना, शुगर मत मिलाना, यूरिया मत मिलाना, फ्रक्टोज नहीं मिलाना, ऐसे नहीं मिलाना है। तो फिर मिलाना क्या है, तो आयनिक यौगिक मिलाओ, NaCl मिलाओ, KCl मिलाओ, KBr मिलाओ, सोडियम एसिटेट मिलाओ, अमोनियम क्लोराइड मिलाओ, जो मर्जी पड़े मिलाओ, सिर्फ आयनिक यौगिक को मिलाएंगे। बात समझ में आई। तो हम पढ़ रहे थे विद्युत अपघटनी सेल, तो तुम कहोगे अच्छा इनमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है विद्युत अपघटन, तो हम कहेंगे एक बर्तन ले लो, बीकर ले लो, है ना, और उसमें तुम भर दो विद्युत अपघट्य, यानी ऐसा आयनिक पदार्थ जिसमें करंट आता है। अब आयनिक है तो करंट आएगा ही, ठीक है, अब ठोस में तो आएगा नहीं, पानी में घोलना पड़ेगा, है ना। तो हमने ले लिया विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। ठीक है, कैथोड हम लगाएंगे, एनोड हम लगाएंगे, करंट भी हम ही पास करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा हमने दी, तो हम क्या देखेंगे, कैटायन यानी कि धन आयन प्लस, तो कैटायन दौड़ेगा कैथोड की ओर, और एनायन यानी कि माइनस, तो माइनस दौड़ेगा एनोड की ओर। कैटायन समझे ना, कटा हुआ, प्लस, तो कैटायन चला कैथोड पे, एनायन चला एनोड पे, सेल के अंदर करंट आ गया, आयन चल रहे तो, है ना। तो भाई रासायनिक परिवर्तन हुए, प्लस अलग गया, माइनस अलग गया। अब मान लो NaCl है, तो Cl तो भाई क्लोरीन गैस बना के उड़ गया, अब तुम्हें NaCl तो मिलना नहीं है, तो हम कहेंगे ये तो केमिकल चेंजेस हो गए, और केमिकल चेंजेस हुए, रासायनिक परिवर्तन हुए, तो जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई, तो तुमने जो करंट पास किया, तुमने जो विद्युत ऊर्जा दी, वो बदल गई रासायनिक ऊर्जा के अंदर। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल ऐसा सेल जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दे आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर, दो बातें क्लियर। सेल कितने तरह के हैं, तो भाई वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, अब इनको हमने एक नाम दे दिया विद्युत रासायनिक सेल, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वो तो आपका है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। और जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, वो है विद्युत अपघटनी सेल। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लिखते हैं इन दोनों का डेफिनेशन कि भाई विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो चलो लिखा हुआ है, थोड़ा काम कम हुआ, है ना। तो बच्चों विद्युत रासायनिक सेल नाम से क्या लगा, तो हम कहेंगे रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, तो ऐसा कुछ है। हाँ, ये सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। फिर हमने इनको गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल नाम दिया था। तो बच्चों सर्वप्रथम एल गैल्वेनी तथा ए वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इन्हें खोजा, और इसलिए इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं।
उदाहरण है आपके पास डेनियल सेल, शुष्क सेल। डेनियल सेल अभी हम पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। सेल बनेगा कैसे, बिजली कैसे पैदा होगी, वो हम जो है पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे करना है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे करना है, ठीक है। अब बच्चों इन सेल के अंदर क्या होगा, तो कोई भी सेल हो जो भी आपको एनर्जी दे रहा है उसमें होती है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया जब साइमल्टेनियसली साथ साथ होती है तो हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। अब अगर रिडॉक्स अभिक्रिया अपने आप होगी तो बच्चों कभी कोई काम अपने आप होता है क्या? मैं कहूँगी तुम दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ तो ऑब्वियसली एनर्जी लॉस होगा। अपने आप काम करोगे तो सिस्टम क्या करेगा, तंत्र में क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, है ना। तुम कंटिन्यूसली है ना रिमोट को बार बार यूज करते जाओ, महीना 2 महीना यूज करो तो भाई सेल की बैटरी डिस्चार्ज होगी, है ना। कोई भी बैटरी हो, अगर वो लगातार कोई भी चीज से हम काम ले रहे हैं तो एनर्जी लॉस होना है। तो आप कह रहे हो भाई ना इसमें तो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है ना। रिडॉक्स अभिक्रिया यानी तो मैं कहूंगी भाई ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ में होती है तो तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है, क्योंकि ये स्वतः प्रक्रम है, अपने आप रिएक्शन हो रही है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाली एक सेटअप देना है। तो बच्चों सेटअप तो दे देंगे, एनर्जी काम भी अपने आप हो रहा है तो एनर्जी लॉस होगा। ऊर्जा का ह्रास इसे बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे हम डिजाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से। तो ऊर्जा का ह्रास मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, ठीक है। अब पढ़ते देखो क्या कह रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इनका दूसरा नाम गैल्वेनिक और वोल्टेइक है। उदाहरण डेनियल और ड्राई सेल। अब बच्चों इन सेलों में होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं 2 अलग अलग पात्र में होती है, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है और डेल्टा जी लेस देन 0, क्योंकि स्वतः प्रक्रम में हमेशा तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है तो डेल्टा जी नेगेटिव या लेस देन 0, जिसके दौरान विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपने रिएक्शन कराई, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या, रासायनिक अभिक्रिया, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक अपचयन अभिक्रिया, और उससे इसने क्या कहा तो भाई विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। आपने बोल तो दिया सीधा सा कि भाई रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो कैसे बदलेंगे, कहाँ से रासायनिक ऊर्जा, है ना, कहाँ से लाए, कहाँ से रासायनिक ऊर्जा, तो रसायन भरेंगे, केमिकल भरेंगे, 2 अलग अलग पात्र लेंगे, एक में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, एक में अपचयन अभिक्रिया होगी, है ना। दोनों अभिक्रिया स्वतः होंगी और जो एनर्जी क्रिएट होगी, है ना, ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अब बोलने में तो सरल लगता है, हाँ हाँ हो जाएगा, कैसे होगा बताओ कैसे होगा, तो पढ़ते भाई, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर नहीं, क्लियर है नहीं कैसे हुआ, डेनियल सेल उदाहरण है। अब बच्चों विद्युत अपघटनी सेल, एक बार इसे भी देखें तो इसको हमने पढ़ लिया था कि भाई ऐसे सेल जिनमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी, विद्युत ऊर्जा हम देंगे और ये उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। अब आपको लगेगा करंट में ही दे दूं तो मेरा तो खर्चा हो गया और तुमने केमिकल चेंज कर भी दिए तो मेरे क्या फायदा हुआ, है ना। फायदा क्या हुआ अगर मैं ही विद्युत ऊर्जा दे दूं और वो उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो फायदा क्या हुआ, तो फायदा है तभी तो हम काम करते हैं, है ना। केमिकल प्रोसेस जो है, कभी भी हम कोई मशीन डिजाइन करते हैं, कभी भी कोई रिएक्शन कराते हैं तो हमें कुछ चाहिए, फालतू थोड़ा ना बैठे। तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और वो उसको केमिकल चेंज में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, क्यों, तो हमें ऐसा करना है, इससे ज़्यादा फायदा है। अब ऐसा क्यों फायदा है, तुम तो बिजली वेस्ट कर रहे हो, तो बिजली वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम कुछ बना भी रहे। लाइक अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई मुझे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी चाहिए, है ना, मान लो अभी सोना बहुत महंगा है और है ना बहुत रिस्की भी है, बहुत ज़्यादा, अगर सोना पहन के अब मार्केट में जा नहीं सकते, है ना, बहुत रिस्की हो जाता है, तो अब क्या करें, तो मुझे ऐसा कुछ हो, भाई कॉपर का कोई बैंगल हो, कॉपर का नेकलेस हो, उस पर गोल्ड की प्लेटिंग करा दो, सोने का लेप चढ़ा दो, भाई वो चल जाएगा, सस्ता भी रहता है, वेट में भी हल्का है, और चोरी हो जाए तब भी डर तो रहता ही है, नुकसान तो है ही, है ना, लेकिन इतना नहीं है, चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो मुझे गोल्ड प्लेटिंग करनी है या मुझे सिल्वर की कोटिंग करनी है, नए नए डिज़ाइन के बर्तन आते हैं, नई नई चीज़ें आती है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं कि मेरा सिल्वर कोटेड है, पूरा चांदी का होगा तो महंगा हो जाएगा, लेकिन चांदी की परत चढ़ा दूंगा तो महंगा नहीं हो। एक तुमने पढ़ा है गैल्वेनीकरण, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते, तो एक मेटल पे दूसरा मेटल चढ़ा दोगे, कैसे चढ़ाओगे, करंट तो पास करोगे, है ना, मेटल के एटम्स को चलाओगे, उसका लेपन करोगे, कोट बनाओगे उसके ऊपर। तो जब भी तुम्हें विद्युत लेपन करना हो, इलेक्ट्रो
प्लेटिंग करनी हो तो फिर वो आपका जो काम है वो इसके थ्रू होगा। और ये क्या है, विद्युत अपघटनी सेल, मतलब तुम्हें विद्युत अपघटन करना पड़ेगा तो उसके लिए बैटरी लाओगे, तो बैटरी तो है बच्चों विद्युत अपघटनी सेल। तो आपसे पूछे उपयोग लिखो तो आप लिखेंगे धातुओं के लेपन में। कहाँ काम में लेते हैं, तो हम कहेंगे धातुओं के लेपन में। और शॉर्टकट, तो शॉर्टकट याद रखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, प्लेट करनी, कोटिंग करनी है हमें, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यानी कि धातुओं के लेपन में। ठीक है, एक तो हो गया ये विद्युत अपघटनी सेल। और क्या, तो बच्चों और एक यूज है, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे मेटलर्जी, है ना, धातु कर्म। अब मेटलर्जी में क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि भाई पहले आप है ना जमीन खोदो, है ना, और भूगर्भ से जो है आपका धातु निकला, अयस्क के रूप में निकला है। ठीक है, अब वो अयस्क जो है ना, अयस्क और खनिज आप पढ़ेंगे, तो भाई अयस्क है उससे आपको क्या करना है, उसको कूट पीस के पाउडर बनाना है, फिर सांद्रण करना है, फिर आपको भर्जन करना है, निस्तापन करना है। लास्ट में पहुँचते पहुँचते जब तुम थक जाओगे तब वो कहेगा हाँ तुम शुद्ध तो लाए हो, लेकिन है ना ये तो 99% ही प्योर है, या ये तो 90% ही शुद्ध है, अब तो जाओ शुद्धिकरण करके लाओ। अरे शुद्धिकरण यार इतनी माथाफोड़ी कर ली, अब तुम कह रहे हो 90% ही प्योर है, मुझे तो 99 चाहिए, 100 चाहिए, सेमीकंडक्टर्स बनाने बहुत ज़्यादा प्योरिटी चाहिए, हाईली प्योरीफाई चाहिए। तो यार ये तो मुसीबत है। तो शुद्धिकरण की 10 विधियाँ तुम्हारे कोर्स में, तो उसमें एक विधि है शुद्धिकरण की। डरना नहीं है, डरा नहीं रही हूँ, है ना, लेकिन इसका यूज़ बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहेगा लाइफ टाइम कि भाई ये काम कहाँ आएगा, मैं क्यों करंट पास करूँ। तो मैं करंट पास करूँ, ज्वेलरी बनानी है, लेडीज़ को ज्वेलरी चाहिए, है ना, तो चाहिए, और फिर तुम्हारी जेब जो है वो तो है ही, सबकी जेब जो है वो तो है ही, है ना, तो फिर हमें थोड़ा सस्ता जुगाड़, तो सस्ता जुगाड़ हम ही तो देंगे, है ना, हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे और वो रसायन की कवर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो फीमेल्स भी खुश हो जाएंगी, आपकी जेब के पैसे भी बच जाएंगे और हमारी केमिस्ट्री का एक अच्छा यूज़ भी हो जाएगा। तो ये विद्युत अपघटनी सेल। हाँ, दूसरा मैं बता रही थी मेटलर्जी वाला, तो भाई मेटलर्जी में एक लास्ट स्टेप आएगा प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण में तुम्हें करना पड़ेगा क्या, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग, है ना, वहाँ तुम्हें अशुद्ध धातु का एनोड बनाना है, शुद्ध धातु का कैथोड बनाना है, विद्युत अपघट्य लेना है और करंट तुम्हें पास करनी। अब बच्चों जो अशुद्ध धातु को तुमने इतना मोटा एनोड बना रखा है, धीरे धीरे धातु जो है उसमें से बाहर निकलती जाएगी, है ना, पूरा जो है वो पतला हो जाएगा और सारी धातु जो है वो कैथोड पे चढ़ जाएगी। तो कैथोड तो एकदम शुद्ध हो जाएगा और ये अशुद्ध रह जाएगा। कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, तुम्हें धातुओं के शुद्धिकरण के लिए एक स्टेप काम में लेना है और वो है विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन के लिए तुम्हें सेल चाहिए, और सेल कौन सा है, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हमने नहीं, लेकिन फिलहाल हमें देखना भी एक यूज़ और बता दो। तो धातुओं के शुद्धिकरण में, है ना, आपको लिखना है कि भाई एक और यूज़ पढ़ना है, तो हम मेटल प्यूरिफिकेशन, धातुओं के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, कैसे करेंगे धातुओं के शुद्धिकरण में, तो आप लिख लेना इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का प्रयोग करेंगे विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, और विद्युत अपघटन कराना है तो फिर सेल तो तुम्हें यही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। तो ले देके हमने पढ़ लिया विद्युत रसायन किसे कहते हैं, बोलो, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। कोई पूछे अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है बेटा, बोल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आराम से समझा सकते हो। डेली लाइफ में तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ देखते हो, तो तुम कहोगे सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम्हारे पास है 2, है ना। अब सेल एक एक को डिस्कस करो, तो विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, तीनों एक है ना। उदाहरण आपका डेनियल सेल है ही सही, ड्राई सेल भी है। और दूसरा तो हम कहेंगे भाई विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, अब देखो तुम्हारी बुक में इसके आगे शुरू हो जाएगा डेनियल सेल। ठीक है, लेकिन डेनियल सेल में नई नई चीज़ें पढ़ोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, है ना। और सीधा डेनियल सेल पढ़ लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। पहले आप नॉर्मल सीखो कि भाई मैं डेनियल सेल छोड़ो, एक ऑर्डिनरी सेल, कि भाई आपने ऐसा तो कह दिया कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे, हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। तो कैसे करेंगे, है ना। तो नॉर्मल एक डिज़ाइन बता दो, फिर उस डिज़ाइन को डेनियल से मैच करवा दो कि भाई डेनियल ने भी ऐसा ही सोचा जैसा मैंने स्टडी किया, फिर हम डेनियल सेल पढ़ लेंगे।
ठीक है, तो डेनियल सेल पढ़ने से पहले हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स, अगर ये पढ़ोगी तो सारे न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं बच्चों। अब देखो हम बात कर रहे हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। भाई एक सेल डिजाइन करो और उस सेल से ना करंट आना चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए। घर बैठे बैठे तुम्हें एक सेल डिजाइन करना है तो हम कहेंगे हमें 3 चीजों की जरूरत है ना। या वोल्टेइक सेल के हम कह देंगे भाई 3 पार्ट है। ठीक है बच्चों, वोल्टेइक सेल गैल्वेनिक सेल एक ही है। ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा क्या भाग है इसके, 3 भाग बोलो। तो बच्चों 3 भाग है, एक तो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक है रिडक्शन हाफ सेल और एक है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब ऑक्सीकरण अर्ध सेल, आधा सेल जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होनी चाहिए, नाम से तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। दूसरा जो पार्ट है वो है रिडक्शन हाफ सेल, अपचयन अर्ध सेल। ठीक है भाई, आधे सेल में तो अपचयन अभिक्रिया होगी, आधे सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। और तीसरा जो हमें इन दोनों को कनेक्ट करने में मदद करेगा वो है बच्चों लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई डेनियल सेल पढ़ेंगे तब भी ये 3 पार्ट्स ही पढ़ने हैं, है ना। लेकिन सीधा डेनियल सेल क्यों पढ़े भाई, बेसिक डिजाइन पढ़ ले, पहले साइकिल पढ़ ले, स्कूटर तो बना ही लेंगे, है ना। पहले प्रोसेस तो सीख ले कि भाई 2 व्हील होने चाहिए, दोनों व्हील को कनेक्ट करने के लिए बीच में आपको हैंडल चाहिए, सीट चाहिए, आगे का हैंडल चाहिए, है ना। क्या प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, फिर पढ़ लेंगे, है ना। तो बच्चों बेसिक चीज ये है, इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो भाई आधा सेल जहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, ठीक है, बाकी का आधा सेल जहां रिडक्शन, है ना, अपचयन की अभिक्रिया होगी, रिडक्शन हाफ सेल। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे चाहिए सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, नाम से ही लग रहा है, सेतु ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, 2 रास्तों को कनेक्ट करता है ना। और लवण मतलब इसके अंदर सॉल्ट भरा होगा। ठीक है, बात तो सही लग रही। अब पहले हम इसको पढ़ते हैं, रिडक्शन हाफ सेल को पढ़ते हैं, है ना। फिर ये पढ़ लेंगे तो ये तो भी इजी लगेगा थोड़ा। तो पहले हम पढ़ते हैं अपचयन अर्ध सेल। देखो रिडक्शन हाफ सेल क्या करें, देखो मैंने क्या किया, बेसिक तुमने 11th क्लास में 9th 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा बच्चों। मैंने क्या किया, एक धातु की प्लेट ले ली। ठीक है, एक धातु की प्लेट ले ली। ओके, तो धातु प्लेट, है ना। अब कौन सा धातु है, तुम पूछो भाई कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, तो मैंने ले लिया एम। तुम्हारी मर्जी पड़े जो ले लो, जिंक लेना है जिंक ले लो, कॉपर लेना है कॉपर ले लो, और सिल्वर लेना है तो सिल्वर ले लो। ठीक है, अब बच्चों मैंने इस धातु की प्लेट को इसी के आयनों युक्त विलयन में रख दिया। मतलब बच्चों जिंक की प्लेट है तो मैंने ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। अगर तुम कॉपर की प्लेट रख रहे हो तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो, और सिल्वर की प्लेट रख रहे हो तो सिल्वर का सॉल्यूशन ले लो, AgNO3 ले लो, कॉपर सल्फेट रख लो अगर कॉपर है तो। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मैंने M+N आयनों युक्त विलयन ले लिया। ठीक है, M+N आयनों युक्त विलयन। ओके, तो बच्चों मैंने एक धातु की प्लेट ले ली M, और M+N आयनों युक्त मैंने विलयन ले लिया। अब मुझे सब कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, तो मैं कह रही भाई कंसंट्रेशन तो तुम रखो 1 मोल प्रति लीटर, और मैं जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जो मुझे डेटा चाहिए वो मुझे चाहिए 298 केल्विन टेम्परेचर पे। भाई विलयन का जो ताप है ना, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो 298 केल्विन टेम्परेचर पे हम अपना डेटा जो है वो शेयर करेंगे। नहीं तो फिर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम्हारा आंसर अलग आएगा, मेरा अलग आएगा, कोई यूएस में बैठा है तो अलग आएगा, फिर सब कोई कह रहा है आंसर अलग अलग आ रहा है, क्योंकि सब जगह टेम्परेचर अलग अलग है ना। तो स्टैंडर्ड ले लो, और सांद्रता भी हम 1 मोल प्रति लीटर ले रहे हैं। कैपिटल M का मतलब समझते हो ना, मोलरता, विलयन चैप्टर डाल रखा है, उसमें पढ़ा रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो 1 मोल प्रति लीटर आयनों युक्त सांद्रता का विलयन ले लिया, धातु की प्लेट ले ली, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया। ठीक, वायुमंडल दाब 1 atm रखेंगे, कंडीशंस फिक्स रखेंगे। ठीक है, अब क्या करें, अब ऐसा हो सकता है ये धातु जो है इसमें आए आयन बना के, होता ही
है ना भाई, जिंक जो है वो धीरे धीरे Zn+2 में कन्वर्ट हो, ऐसा हो सकता है। और नहीं करना ऐसा तो मैं क्या करती हूँ, बाहरी सोर्स से यहाँ है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती हूँ, ठीक है, किसी बाहरी स्रोत से मैंने यहाँ प्लेट पे इलेक्ट्रॉन पहुँचाना शुरू किया। अब पहला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आएगा, ये तो आप गलत कर रहे हो, आप तो कह रहे हो हम बिजली उत्पन्न करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, आप तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो। नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत पढ़ा दिया, ऐसे नहीं होता है। आपने कैसे बोला कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो मैं बाहरी स्रोत से इलेक्ट्रॉन ला रही हूँ, यही कर रही हूँ, है ना। मैंने कहा बाहरी स्रोत से मैं ना करंट में इसको दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ। अब तुम्हें लगेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है, मैं ये इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल सोर्स से, वो सोर्स भी हम बनाएंगे, रुकेंगे तो सही, शांति नाम की भी तो चीज होती है ना, रुकेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से लाए, इसका सोर्स भी हम ही देंगे, हम किसी से मांगेंगे नहीं, हम कोई बिजली विभाग में जाके नहीं बोलेंगे हमें इलेक्ट्रिसिटी दो, नहीं तुम्हारी जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो हम खुद बनाएंगे, वेट करेंगे कहाँ से आया अभी बताती हूँ, ठीक है। फिलहाल तुम याद रखो भाई, किसी बाहरी स्रोत से मैंने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस प्लेट तक पहुँचाए, ठीक है, तो मैंने किसी एक्सटर्नल सोर्स से या इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए, तो तुम कहोगे लो अच्छा इलेक्ट्रॉन पानी में नहीं जाएंगे ना, धातु प्लेट पे ही रहेंगे, ठीक है, तो तुम कहोगे लो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो भैया प्लेट पे आ गया ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। और आपने जो M+ आयन युक्त विलयन रखा है, तो भाई माइनस देखा तो प्लस तो आएगा, है ना। तुमने बुलाया और हम चले आए, अरे ऊपर पहुंच गया यार, ये तो पानी से ऊपर पहुंच गया, तो ऊपर नहीं पहुंचाना है ना, भरना पड़ेगा इसको। आयन कहाँ से आएंगे, हवा में तो नहीं आएंगे, पात्र थोड़ा बड़ा बना दो। मैं माइनस आया तो प्लस को पहुंचना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या सोचना, माइनस है तो प्लस तो आएगा, दौड़ के आएगा, खींचा चला आएगा, आना ही पड़ेगा, है ना, प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो भाई माइनस है प्लस आ गया, तो बच्चों एक प्लेट पे तो तुम्हें दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, बाहर एक परत बनती दिखाई दे रही है, वो है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश का पृथक्करण, चार्ज सेपरेशन, हालांकि ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रहेगा, तो टाइम में बंद हो जाएगा, बट चार्ज का सेपरेशन तो है, प्लस और माइनस। तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, जहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन होता है वहाँ विभव उत्पन्न होता है। आवेश के पृथक्करण से क्या हुआ, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डेवलप होता है, विभव का उत्पन्न होना, है ना। तो बच्चों यहाँ होगा क्या, तो हम कहेंगे तुम प्लेट पे नेगेटिव लिया है, बाहर हमारे M+ है और वो इसकी तरफ खींचने भी है, तो ये M+N फटाफट प्लेट की तरफ आएंगे और इन N इलेक्ट्रॉन्स को लेके और न्यूट्रल हो जाएंगे और ये M सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे खींचते चले आएंगे ये, तो हम कहेंगे ओके भाई बात तो सही है, M+N और ये N इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। अच्छा 11 तो पढ़ी थी ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपक्षय, पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन छोड़ दो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ले लो अपचयन। तो फिलहाल क्या हो रहा है, तो तुम कह रहे हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आपने पहुंचा दिए धोखे से नहीं है ना, और यहाँ हो रहा है भाई अपचयन, कुल मिला के तो मैं कहूँगी यहाँ अपचय, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो पहुंचाए हमने इस प्लेट पे, आयन यहाँ आके और रिड्यूस हो गए, न्यूट्रल हो गए, ठीक है, अपचयन हो गया। अब तो बच्चों यहाँ मैंने कहा कि भाई चार्ज सेपरेशन है, एक प्लेट मुझे नेगेटिव एक प्लेट पॉजिटिव नजर आ रही है, तो विभव उत्पन्न होगा। तो ये जो विभव है इसे बोलेंगे अपचयन विभव। और चूंकि मैंने पहले ही स्टैंडर्ड कंडीशन रखी है, तो बच्चों ये कहलाएगा मानक अपचयन विभव, ठीक है। और इसे हम डिनोट करेंगे E0। M+N जो है वो M में बदला है, ठीक है। M+N किस में बदला है, M में बदला है। मानक इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने सांद्रता ली है 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। टेम्परेचर मैंने अपना पूरा काम किया है 298 केल्विन पे, और प्रेशर जो है बच्चों वो हम रखेंगे 1 ATM, ठीक है। एक बार लिख लो 1 ATM लिख दो ये, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई 1 बार प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है और ही आपकी कंसंट्रेशन है। अगर डेटा इस पे आया है तो उसी अपचयन विभव को मानक अपचयन विभव, और उस पर नहीं लिया, कुछ 19-20 हो गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव। अब बार बार तुम्हें मानक अपचयन विभव नहीं लिखा हुआ मिलेगा, तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा SRP। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ SRP, ठीक है। तो डरना नहीं, अब ये SRP क्या है, SRP है स्टैंडर्ड रिडक्शन
पोटेंशियल। SRP है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड यानी मानक, रिडक्शन अपचयन, पोटेंशियल यानी विभव। ठीक है, तो कुल मिला के आपने कहा कि भाई अगर मैं बाहरी सोर्स से इलेक्ट्रॉन पहुंचाऊं तो अपचयन विभव है। ठीक है, ये कहाँ से लाए? इलेक्ट्रिसिटी तो आपको बनानी थी, लाए कहाँ से? ठीक है भाई, ये लाए कहाँ से बताना पड़ेगा। मैंने क्या किया, वापस कंटेनर ले लेती हूँ एक सिंपल, है ना, इसमें मैं धातु की प्लेट भी रख लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ली भाई एक धातु की प्लेट, ले लो एक धातु की प्लेट, कौन सी? कोई भी ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिंक ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो। ठीक है, और इसको इसी के आयनों युक्त विलयन के संपर्क में रखो, तो रख लो भाई। जिंक की प्लेट है तो ZnSO4 में रखो, कॉपर की प्लेट है तो कॉपर सल्फेट में रखो, सिल्वर की प्लेट है तो सिल्वर नाइट्रेट में रख लो। ठीक है, अच्छा कोई क्या AgCl में रख लो, तो भाई वो तो अवक्षेप बना रहा है, वैसे ही नहीं काम हो रहा है तुम और अवक्षेप ले लोगे तो फिर चलेगा कैसे? आयंस चलाने भी तो है, तो ऐसा मत लेना जो PPT बनाए, है ना, तो AgCl नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैंने कहा चलो भाई धातु की प्लेट है और M+N आयन युक्त विलयन है। ठीक है, M+N आयन युक्त विलयन है और जिसकी सांद्रता भी फिक्स है, कितनी है? तो हम कहेंगे 1 मोल प्रति लीटर। ओके, अब क्या करना है, कंसंट्रेशन ले ली, सेम टेम्परेचर रखो, 298 केल्विन पे काम करना है। अब क्या होगा, तो मैं नहीं पहुंचा इलेक्ट्रॉन, नहीं पहुंचा सकती, इलेक्ट्रॉन पहली बार मैंने पहुंचा दिया। अब मैंने कुछ नहीं किया तो भी क्या होगा बच्चों, ये जो धातु है ना, ये धातु क्या करेगा, धीरे धीरे अपने विलयन के संपर्क में आए, है ना, तो धातु संपर्क में आएगा तो धातु क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा। आपने इसको सोल्यूशन दे दिया है ना। तो बच्चों ये जो मेटल की प्लेट पे मेटल है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, फिलहाल तो ये सॉलिड है, ठोस है, विलयन में रखा तो गलेगा, कोई भी चीज़ रखोगी तो क्या होगा, कुछ तो करेगा ही, है ना। तो ये मेटल है, अपनी आयनों युक्त आयनों के विलयन में संपर्कित है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के आयन बनाएगा, इससे बनाया M+N और इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो भाई इसके जो आयंस है वो तो विलयन में चले गए, तो हम कहेंगे हाँ इसके आयंस जो है वो तो विलयन में चले गए, ये M+N दिख रहे हैं ना, है ना, और इसके इलेक्ट्रॉन जो है ये प्लेट में, ये इसके इलेक्ट्रॉन प्लेट में। फिर आवेश का पृथक्करण हो गया, प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज, इधर माइनस इधर प्लस, है ना, और ये तो यही है, बुलाया नहीं, ये तो इसी के संपर्क में रहेंगे। तो भाई एक हिस्सा नेगेटिव, एक हिस्सा पॉजिटिव, एक प्लस माइनस, एक प्लेट प्लस एक प्लेट माइनस, तो हम कहेंगे भाई ये तो चार्ज का सेपरेशन है, आवेश का पृथक्करण है, फिर विभव तो उत्पन्न होना ही है। हाँ विभव तो उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, तो मैंने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन छोड़ना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन, छोड़ दो ऑक्सीकरण, ग्रहण कर लो अपचयन, बेसिक क्लियर रखना है ना। पता चला यही नहीं पता, अरे ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, अब तो फिर कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, तो मैं कह रही हूँ भाई ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब अगर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, अब देखो थोड़ा टाइम में क्या होगा, चार्ज को सेपरेट नहीं रख सकते है ना, चार्ज तो न्यूट्रल रहना चाहिए, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक ये रहा तो फिर सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अब क्या करें, है ना, न्यूट्रल कैसे होगा, क्या सीन कैसे क्रिएट करें, तो तीसरा हमें सॉल्ट ब्रिज, अभी हमारा तीसरा पार्ट बाकी है सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या किया कि ऐसा तो मैंने देखा, मैंने फटाफट एक सोर्स लगाया, क्या इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट पे, इनको निकालो इनको, इन इलेक्ट्रॉन को कैसे भी करके यहाँ से निकाल दो, तो इलेक्ट्रॉन तो चले गए, है ना। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो ये बार बार क्या करेगा, आयंस में कन्वर्ट होगा, है ना, M+N आयन M+N आयन बनाता जाएगा। अब M+N अगर आयन बनाएगा तो हम कुछ और सेट कर देंगे ताकि ये जो भी आयंस बना रहा है ये न्यूट्रल होते जाएं, लेकिन वो तो तीसरी कहानी है। अभी हमने सेल के 2 ही हिस्से पढ़े हैं, फर्स्ट हाफ सेल और सेकेंड हाफ सेल, तीसरा पार्ट बाकी है, उसका काम है इनको ठीक करना। ये ज़्यादा हो गए तो मुसीबत हो जाएगी, तो इनको न्यूट्रल करने का काम वो कर लेगा। लेकिन है ना, ये जैसे जैसे मेटल की प्लेट पड़ी है ये लगातार क्या करेगी, ये लगातार इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी,
इनका सेटिंग हम कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या लगा दिया, एक वायर लगा दिया जिसके थ्रू मैंने कहा इनको बाहर निकालो। तो बच्चों यहाँ जो मैंने तुम्हें बाहरी स्रोत दिया है वो मैंने ही तो दिया है ना। तुमने कोई बाहरी स्रोत सरकार से थोड़ी ना बिजली मांगी, ये तो तुम अपनी प्लेट से लाए। पहले हमने ये पढ़ लिया, फिर हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचाने का काम किसने किया, तो भाई इसने किया। ये आपका बाकी का आधा सेल है। अभिक्रिया कौन सी हुई, तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण। और अब यहाँ पे क्या होगा, तो हमने कहा विभव उत्पन्न होगा। कौन सा विभव, तो हम कहेंगे भाई ये है मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि बुक में पढ़ोगे तो हर बार वो मानक अपचयन विभव की बात करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका यही है, हम हमेशा अपचयन विभव को ही मापते हैं किसी बाहरी सोर्स से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा के, और हम रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करते हैं, है ना। IUPAC भी SRP ही सारे डेटा जो है वो SRP के रिस्पेक्ट में देती है, तो आपको हर बार SRP पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम SOP SRP दोनों को काम में लेंगे, नहीं तो होगा नहीं काम आपका, है ना। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे बनेंगे कि आपको याद करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, और मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगी, कभी कोई सवाल गलत होने का चांस ही नहीं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल तरीके से पढ़ना कि हाँ सेल डिज़ाइन करना है तो भाई ये चीज़ें मुझे दिमाग में रखनी पड़ेंगी, इसके अलावा तो मेरा काम होना नहीं है, ठीक है। तो भाई मैंने पहला आधा सेल बना दिया, मैंने दूसरा आधा सेल बना दिया, है ना। और यहाँ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई तो मतलब कुछ ऐसा हुआ, पहले M था वो M+N में बदला। स्टैंडर्ड इसलिए लिखा क्योंकि मैंने ये सारा सेटअप 298 केल्विन पे ही बिठाया था। सांद्रता मैंने 1 मोल प्रति लीटर ही रखी थी, और बच्चों जो हमारा प्रेशर था वो 1 बार या 1 ATM हमने स्टैंडर्ड मान लिया था, बेस प्रेशर पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सारा अगर हम स्टैंडर्ड सिचुएशन में काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आप लिखो ना इसको SOP, क्योंकि अब आपको यही शब्द सुनने को मिलेगा SRP एंड SOP। तो ये हमारा SRP है, वो हमारा SOP है, ये हमारा पहला आधा सेल है, ये हमारा दूसरा आधा सेल है। बात समझ में आ गई। अब लेके यार मैडम आपने तो डायग्राम बना दिया, हम लिखें क्या, है ना। तो रिटर्न में मैं तुम्हें दे देती हूँ, इस तरह से तुम्हें पढ़ना है। पहला सेल कौन सा था, मानक अपचयन सेल था, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन, मानक अपचयन सेल नहीं था, अपचयन अर्ध सेल था ना, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, अपचयन अर्ध सेल, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, तो हमने कहा भाई हमारे पास एक धातु की प्लेट है M, इसको हमने M+N आयन युक्त विलयन के संपर्क में रखा, ठीक है। बाहरी सोर्स से हमने इसको कनेक्ट किया जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब इलेक्ट्रॉन से धातु की प्लेट पे इलेक्ट्रॉन आया, मतलब प्लेट हो गई माइनस, विलयन में उपस्थित धनायन वो हो गए प्लस। इलेक्ट्रॉन M+ धनायन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और धातु की प्लेट की ओर खींचे हुए आ जाते हैं और अपचयित हो जाते हैं। इस प्रकार धातु की प्लेट M और धातु आयन यानी M+N विलयन में उपस्थित जो आयन थे वो उनके बीच में आवेश के अंतर के कारण विभव उत्पन्न होता है, जिसे तो भाई अगर नॉर्मल कंडीशन में लेंगे तो जिसे हम बोलेंगे अपचयन विभव। बोलो, जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव। और अगर आपने मानक परिस्थितियों में काम किया है ना, यदि यह प्रयोग मानक परिस्थितियों में किया जाए तो मानक परिस्थितियां कौन सी हैं, तो हम कहेंगे टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर आपका 1 बार और कंसंट्रेशन 1 m, है ना। इस सिचुएशन में अगर आपने काम किया तो उसे हम बोलेंगे SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। सिंपल है, पहला आधा सेल समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा आधा सेल तो बच्चों ऑक्सीकरण अर्ध सेल, तो एक धातु की प्लेट को, है ना, एक धातु की प्लेट M को M+ आयन युक्त विलयन के संपर्क में रखे तो धातु धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज होगी और M+N आयन बनाएगी। अब ये आयन विलयन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आपको पता है सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, वो प्लेट पे रहेंगे। इस प्रकार धातु प्लेट जिस पे इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव और विलयन में उपस्थित आयन M+ वो है बच्चों पॉजिटिव, दोनों में आवेश के अंतर के कारण विभव उत्पन्न होगा और इस विभव को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। मानक परिस्थितियों में मेजरमेंट लेंगे तो वो हो जाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है।
अब इसी धातु की प्लेट को किसी भारी सोर्स से संपर्कित कर इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएं, है ना, दूसरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन हम यहीं से पहुंचा देंगे। तो अब इस सेल को क्या बोलेंगे, तो बच्चों इस सेल को बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो सेल के दो हिस्से अच्छे से समझ में आ गए। अब सेल का तीसरा हिस्सा, तो बच्चों सेल का तीसरा हिस्सा क्या है, तो हम कहेंगे वो है लवण सेतु। ठीक है, सेल का जो तीसरा पार्ट है वो है लवण सेतु, जिसे हम लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है भाई, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है पहले तो ये समझाओ। तो बच्चों सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो देखो सॉल्ट ब्रिज जो है ये होता है उल्टे यू आकार की नलिका। ठीक है, इसको नेक्स्ट टर्न पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हल्का सा आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ एक सेल की तीन बातें हमें क्लियर है। तो बच्चों सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो हम कहेंगे ये होती है उल्टे यू आकार की नलिका। ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। अच्छा, ये उल्टे यू आकार की कांच की नलिका। ठीक है, ओके, उल्टे यू आकार के कांच की नलिका भरेंगे क्या, तो बच्चों इसमें भरना है अक्रिय विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य भी कह रहे हो, अक्रिय भी कह रहे हो, तो हम इसमें भरते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अक्रिय विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य तो तुम समझे ना, जो आयंस में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य जो आयंस में टूट जाता है। तो फिर अक्रिय तो आयंस में कब टूटेगा, अगर मैं KCl भर दूं तो टूट जाएगा क्या, बॉटल में पड़ा ही रहता है लैब में KCl। हाँ, पानी में घोल दो तो आयंस में टूट जाएगा, तो मैं वो नहीं घोलना पानी में, मुझे इतने सारे आयंस नहीं चाहिए, है ना। तो हम इसमें भरेंगे KCl, है ना, हम इसमें भरेंगे अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, KNO3 भर देंगे, अमोनियम नाइट्रेट भर देंगे, लेकिन NaCl नहीं भरेंगे, ध्यान रखना, है ना, NaCl नहीं भरेंगे, इसके अंदर नमक नहीं भरना है। क्यों, वजह है ना, मुझे ऐसा कुछ चाहिए भाई। मैंने देखा कि मैंने दो हाफ सेल बनाए, अब अगर वहाँ पे आयन ज़्यादा हो गए तो मेरा सेल काम करना बंद कर देगा। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों को न्यूट्रल करना है भाई, मुझे सामान इधर भी पहुँचाना है, मुझे सामान इधर भी पहुँचाना है। दो हाफ सेल है ना, एक क्या कर रहा है, अपने आयन छोड़ रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, वहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो उसके आयन्स को न्यूट्रल कर रहा है। ठीक है, तो एक एक आयन का तो काम हो गया। अगर ये प्लस छोड़ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस ज़्यादा हो गए, और वो क्या कर रहा है, प्लस उठा रहा है, तो बाकी के पीछे माइनस ज़्यादा हो गए, है ना। तो भाई जहाँ माइनस ज़्यादा है उसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे प्लस पहुँचाना है, और जहाँ प्लस ज़्यादा है उसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे माइनस पहुँचाना है। यानी ले दे के मुझे दोनों तरफ, यू शेप ट्यूब है ना, तो भाई तुम्हें इधर भी जाना है, तुम्हें इधर भी जाना है ना, प्लस एक तरफ जाएगा, माइनस एक तरफ जाएगा, कुल मिला के मुझे आयंस को चलाना है। तो चलाओ, दिक्कत क्या है, KCl है, चलाओ, K भी चलेगा, Cl भी चलेगा, तो चल तो जाएगा, लेकिन मुझे सेम स्पीड से चलाना। अगर मुझे दो तरीके से, दो तरफ है ना, कोई सामान पहुंचाना है सेम टाइम पे, तो गाड़ियों की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो मैं KCl इसलिए ले रही हूँ क्योंकि KCl में बच्चों K+ की स्पीड और Cl- की स्पीड बराबर है। म्यू K+ मतलब K+ का अभिगमन, उसकी चाल, और म्यू Cl- मतलब माइनस की चाल बराबर है। लेकिन मैं NaCl लेऊंगी तो ऐसा नहीं होगा, है ना, सेम स्पीड से नहीं चलते, तो मैं फिक्स्ड ही लेऊंगी। अब वो हमें स्टडी करना पड़ता है किस में फिक्स है, तो वो हम कोलराउश लॉ में पढ़ेंगे, हर आयन का स्पीड अपने आप में कितना होता है। ठीक है, फिलहाल हम कहेंगे चलो इनमें तो बराबर है प्लस माइनस की स्पीड, इसलिए हम ये भर देंगे, और पानी में नहीं भरना है ना। आदि किस में भरेंगे, तो हम कहेंगे आदि को, ठीक है, आदि जिलेटिन या एगार एगार में भरे होते हैं। अब जिलेटिन क्या है, एगार एगार क्या है, तो ये कार्बनिक पदार्थ है। एगार एगार तो काई होती है, बायो वाले बच्चों को पता होगा, काई समझते हो ना, एल्गी, शैवाल, है ना, तो एक प्रकार की शैवाल होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मान लो इसको। जिलेटिन भी इसी तरह का है, आइसक्रीम वगैरह जमाने में यूज़ होता है, केमिकल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसमें हम भरेंगे। भाई पानी में बहुत सारे आयंस देगा, तो मुझे बहुत सारे आयंस नहीं चाहिए और फटाफट पास नहीं करना है, मुझे धीरे धीरे आयंस को पहुँचाना है ना, जैसे जैसे सेल काम कर रहा है वैसे वैसे पहुँचाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चाहिए। ठीक है, और ये क्यों चाहिए वो हमने बता दी। तो हम यहाँ भर दिए, और ये सारे आयंस वाले आयनों युक्त विद्युत अपघट्य भर दिया, और यहाँ हमने लगा दिया कॉटन प्लग। कॉटन प्लग मतलब समझे, रुई के
है ना, रुई की ढेले बना दी हमने इधर और इधर, धीरे धीरे हमें इसको पास करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया है ना, ये सारी जो चीज़ें भरी हैं, इसे हमने नाम दिया है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसे हमने नाम दिया है सॉल्ट ब्रिज। काम क्या करेगा? तो सेल का तीसरा हिस्सा है, पहला सेल और दूसरा सेल जोड़ेगा तो यही है ना, अगर इसको मत ले तो सेल काम करना बंद कर देगा, थोड़ी देर चलेगा, 5-7 मिनट फिर सेल बंद, है ना, क्योंकि एक तरफ एक आयन ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा आयन ज़्यादा हो जाएगा। न्यूट्रल होना जरूरी है, आवेश में तो नहीं रह सकते, न्यूट्रल है, प्रकृति का नियम है न्यूट्रलिटी, है ना, उदासीनता बनी रहनी चाहिए, चार्ज तो नहीं रह सकता। तो इसका काम है दोनों को न्यूट्रल करना। तो पहले दोनों सेल को कनेक्ट करेगा, आपकी सर्किट को कंप्लीट करेगा, है ना, और फिर दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखेगा, और ये नहीं होगा तो फिर सेल चलना ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, समझे मेरी बात। तो हम कहेंगे ओके, लाइक केमिस्ट्री जैसा है, फिजिक्स है और मैथ्स है, तो बीच में केमिस्ट्री दोनों को जोड़ लेती है ना। आज तो हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, कल न्यूमेरिकल सेशन में जाएंगे तो मैथ्स पे आ जाएंगे, है ना, और फिजिक्स है और बायोलॉजी है तो भी केमिस्ट्री जोड़ लेती है, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। तो ये सॉल्ट ब्रिज है, तीसरा हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण है, और यही नहीं होगा तो फिर वाह, फिर कोई मतलब नहीं है, सेल काम नहीं करेगा, 5-7 मिनट खुश रहेंगे, ओ एनर्जी आई, फिर लाइट चली गई, है ना। तो लाइट हमेशा आती रहे, तो फिर ये चाहिए। ठीक है, तो तीनों हिस्से समझ में आ गए। कुल मिला के तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ, एक सेल डिज़ाइन करने के लिए, है ना, एक प्रॉपर इंजीनियर बनना है जो कि आपका सेल बनाए, बैटरी बनाए खुद अपने हिसाब से। तो उसको 3 बेसिक चीज़ें चाहिए। क्या क्या परेशानियाँ आएंगी वो, ठीक है। अब डेनियल ने भी यही सोच के सेल बनाया, ये उसका बेसिक मॉडल था, अच्छा ऐसा ऐसा होगा, और इसने डिज़ाइन कर दिया। तो भाई ये एक तरह से एक प्लान है कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है क्या, है ना, और डेनियल ने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये एक आइडिया है और वो इस आइडिया पे बेस्ड मशीन है। तो तुम सोचो सीधा डेनियल सेल में कैसे जाएं, पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हाँ, एक सेल बनाने के लिए बेसिक चीज़ें क्या क्या चाहिए। फिर डेनियल ने जो पढ़ाया वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए कि तुम्हारे दिमाग में ना भेजे में एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से बैठ जाए। तो तुम भी थोड़े एफर्ट्स लगा देना। अगर कुछ अच्छा लगा, कि कुछ समझ में आया, कुछ दिमाग में बात बैठी हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ जा रहा है क्या शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अब तो 80% तक सिलेबस आपका अपलोड हो चुका है हिंदी मीडियम का, है ना। तो शेयर भी कर लेना, लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय।